हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट क्लियर विद मनोज के इस चैनल में। आइए आज हम लोग बात करने वाले फंडामेंटल राइट्स पर और देखेंगे किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हमारे परीक्षा ओरिएंटेड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, किस तरीके से इनके क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं, किस तरीके से ये क्वेश्चन सीक्वेंस में आते हैं, किस तरीके से वन लाइनर आते हैं और किस तरीके से कंसेप्चुअल बेस आते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जिक्र हम भाग 1 में कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा भाग फंडामेंटल राइट का पढ़ने वाले हैं। हाँ, इस चीज़ों का जिक्र भी किया गया था लक्ष्मीकांत, उसके बाद में के सुभाष सर, कश्यप सर और बेयर एक्ट, एनसीईआरटी कंक्लूडेड ये नोट्स है। इसके बाद में आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन उम्मीदन है कि जो जितना इस चीज़ को पढ़ाया जाएगा, जितने भी टॉपिक इसमें लगेंगे, वो परीक्षा में 100% आने की गारंटी है और उम्मीदन यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग एक मोटिवेशन स्पीच के साथ में इस क्लास को शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन हमारा स्पीच था कि जिन्होंने ठुकराया है हमारा वक्त देखकर, एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उनको वक्त लेकर के। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, राज्य की एजेंसी, ये सब मिलकर के राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और जो सार्वजनिक भूमिका का निर्वहन करती है। इन सारी चीज़ों को देख कर लेकर के हम क्या करते हैं, एक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इन चीज़ों को रखते हैं। जो सार्वजनिक भूमिका का निर्वहन करती है, उसके बाद में फिर न्यायपालिका को देखें, क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। न्यायपालिका जब न्यायिक भूमिका का निर्वहन करती है तो वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, लेकिन जब प्रशासनिक भूमिका का निर्वहन करती है तो राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो ये चीजें उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आई होंगी। अब अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। मूल अधिकारों को असंगत विधियों के संबंध में, आर्टिकल 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संबंध में, यानी संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रावित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जो जिस तक वे मूल अधिकारों से असंगत है। यानी संविधान बनने के पहले जितने भी कानून हैं उस मात्रा तक वो शून्य माने जाएंगे जहां तक वो मूल अधिकारों को क्या करते हैं, सीमित करते हैं। ऐसी कोई विधि नहीं बनाया जाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनती हो। यानी संसद के द्वारा ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जाएगी जो इन कानूनों को, मतलब मूल अधिकारों को क्या करती हो, शून्य या न्यून करती हो। विधि उल्लंघन की मात्रा तक क्या होगी, शून्य होगी। यानी इनका अर्थ ये है आर्टिकल 13 का कि संसद द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी संविधान में जो मूल अधिकारों को शून्य या कम करती हो। चलिए दूसरी बात देखते हैं आर्टिकल 13 में और क्या है। आर्टिकल 13 के तहत विधि की परिभाषा में अध्यादेश है, आदेश उपविधि है, नियम है, सूचना है, रूढ़ि है या प्रथा शामिल है। उसके बाद हम देखेंगे इस अनुच्छेद के अधीन विधि की परिभाषा में संविधान संशोधन 368 शामिल नहीं था, लेकिन ये शामिल कब हुआ, तो यह उपबंध 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा शामिल किया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे अनुच्छेदन का सिद्धांत क्या है। संविधान से पूर्व ऐसी विधियां जो मूल अधिकार से संगत, संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं। यानी विधियां समाप्त नहीं होती हैं बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं। निष्क्रिय मतलब काम करना बंद कर देती। यदि आच्छादित करने वाले मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसी विधियां पुनः प्रभावी और सक्रिय हो जाती हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यदि आच्छादित करने वाली मूल अधिकार को समाप्त कर दिया जाए तो ऐसी विधियां क्या होंगी, पुनः प्रभावी और सक्रिय हो जाएंगी। वहीं पर पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। पृथक्करण का सिद्धांत कहता है संविधान लागू होने के बाद यदि विधि कारों का उल्लंघन करती है तो उस विधि के केवल वे भाग अवैध होंगे जो मूल अधिकारों से असंगत हो, जबकि शेष भाग वैध माना जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं अब आर्टिकल 14 पर। समता और समानता आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक बात करेंगे। आर्टिकल 14 में राज्य क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
यानी व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, उस चीज को आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। नागरिक और गैर नागरिक, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति, पुरुष महिला और ट्रांसजेंडर, नालसावाद। नालसावाद को पढ़ने के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। नालसावाद की परिभाषाएं क्या क्या क्या, कब नालसावाद आया था, इनमें क्या क्या चीजें थी। विधि के समझ समानता का अर्थ क्या है? विधि के समझ समानता का आशय है कि समान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, अर्थात राज्य द्वारा भेदभाव या मनमाना व्यवहार नहीं किया जाएगा। यह धारणा प्रोफेसर डाइसी की विधि के शासन पर आधारित है, जो ब्रिटेन में प्रचलित है। यानी विधि के शासन का आशय क्या है? विधि के शासन का आशय है विधि की सर्वोच्चता। दूसरा का मतलब क्या होता है? दूसरे शब्दों में मनमाने शक्ति का भाव। कानून की नजर में सभी समान है। यदि विधि के समक्ष समानता की धारणा के तहत वर्ग विधान का निषेध है, लेकिन विधियों को युक्त वर्गीकरण की अनुमति है। हालांकि विधियों का ऐसा वर्गीकरण दो शर्तों पर आधारित होना चाहिए। यानी कौन कौन सी दो शर्तें, इन बातों को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। ऐसा वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, अंतरक तथा विधि के उद्देश्य के मध्य तार्किक संबंध होने चाहिए। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा और अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विधि की समझ समानता की धारणा प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय की धारणा पर आधारित है। प्राकृतिक न्याय का आशय है, क्या क्या आशय, इस बात को समझिएगा। ये क्वेश्चन समथिंग, ये जो लाइनें हैं, ये जो टॉपिक हैं, ये मेंस ओरिएंटेड हिसाब से बहुत अच्छी है और यकीन मानिएगा प्री मेंस दोनों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार का ना होना, अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अधिकार देना, बिना सुनवाई के दंड नहीं। अभियुक्त अपने विरुद्ध किसी मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है। और विधि के समझ समानता के अपवाद। अपवाद कौन कौन से हैं, उस बात को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को निम्नलिखित उन्मुक्तियां दी गई हैं। क्या क्या उन्मुक्तियां हैं? इसके कार्यकाल के दौरान इसके विरुद्ध किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। हालांकि दीवानी मामलों में कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी 2 माह पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। यानी कोई भी कार्रवाई दीवानी मामलों में होगी राष्ट्रपति राज्यपाल के दौरान, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के कार्यकाल के दौरान, लेकिन वो आपराधिक नहीं हो करके वो दीवानी के मामलों में होगी। लेकिन उसके पहले 2 महीना पहले इनको क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ता है। इनको इनकी शक्तियों कर्तव्यों के लिए या किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यानी इनको जो शक्तियां और कर्तव्य है, इसके लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इनके विरुद्ध इनके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा कारावास का आदेश नहीं दिया जा सकता। अब उसके बाद में 105 में क्या है? सांसदों और विधायकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 105 के तहत सांसदों तथा अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त। हम लोग जब विधानमंडल और संसद पढ़ेंगे तो इस चीज को आगे पढ़ेंगे, वहां पर अच्छे से व्याख्या करेंगे। वियना अभिसमय के तहत विदेशी राजनयिकों को उन्मुक्तियां दी गई हैं। विधियों का समान संरक्षण का अर्थ क्या हुआ? इसके तहत असमान स्थिति में रहने वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, अर्थात समाज के वंचित वर्गों के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक भेदभाव किया जाता है। अमेरिका से इसे सकारात्मक क्रिया कहते हैं। आर्टिकल 15 में क्या दिया गया, इस बात को समझिएगा। ये सब भैया जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई बेरी IMP लगाने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जो IAS वाले लोग हैं वो कंसेप्चुअल इन चीज़ों को समझेंगे, और जो PCS वाले हैं वो कंसेप्चुअल के साथ साथ में रेक्टिफिकेशन की भी उनको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कहीं ऑर्डर सीक्वेंस के लिए लगाया जाता है, कहीं वैकल्प के रूप में रखा जाता है, कहीं वन लाइनर। तो इस चीज़ को अच्छे समझ लीजिएगा। वनडे एग्जाम वाले भी इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि उनसे तो शायद ये नोट्स इतना सफिशियंट है, वनडे एग्जाम में शायद इसके बाहर जाएगा नहीं। IAS PCS में इससे बाहर शायद नहीं जाता है और जाता भी नहीं है। चलिए आगे बात करने वाले हम। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 15 में है। यानी राज्य दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों,
घरेलू और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थान में प्रवेश या राजनीति से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा क्या है, राज्य महिलाओं और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फिर क्या है, राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यानी यह उपबंध प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा शामिल किया गया है। फिर देखेंगे आगे क्या है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को उन्नत के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह उपबंध 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया है। इस बात को समझिएगा, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े यानी राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को उन्नत के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, लेकिन यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यह रहा अपवाद। यानी इसको कब लाया गया? इस उपबंध को 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसको शामिल किया गया। फिर देखते हैं, राज्य द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस चीज में भी अपवाद संशोधन किया गया। यह उपबंध 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 16 में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। ये सारी चीज को भैया एक बार, दो बार, तीन बार, आप लोग को जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार वीडियो को देखिएगा और समझ लीजिएगा। ईमानदारी से कह रहे हैं, इससे बाहर आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ पेपर कभी नहीं जा सकता। जो सोचने और समझने की शक्ति होती है आयोग की, इसी नोट्स पे आके खत्म हो जाती है। बहुत ओरिएंटेड, बहुत सफिशिएंट नोट्स से बनाया गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। दूसरा क्या है, लोक नियोजन में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह आर्टिकल 16 के दूसरे पार्ट है। तीसरे में क्या है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन नियोजन या नियुक्ति के लिए निवास को आधार बना सकता है। फिर क्या है, राज्य लोक नियोजन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। 16(4)A में क्या है, राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण प्रमाणित ज्येष्ठता सहित का प्रावधान कर सकता है यदि उनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा शामिल है। 4B में क्या है, 16(4)B में राज्य किसी वर्ग के किन्हीं भरी गई रिक्तियों की, यानी राज्य किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई रिक्तियों के संबंध में यह प्रावधान कर सकता है कि उन्हें अगले वर्षों या वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक रिक्तियों के रूप में विचार किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड नियम या 21वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इस चीज को शामिल किया गया। फिर क्या देखेंगे, राज्य किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पद पर उसी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान कर सकता है। फिर क्या है, राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लोक नियोजन में 10% आरक्षण प्रावधान कर सकता है। 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया। ये चीजें पेपर में पूछी गई थी अब बार पीसीएस में अगली बार, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन भी मान लीजिएगा, जरूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आरक्षण की नीति का विकास, ये समझ लीजिएगा आरक्षण कैसा मुद्दा है, आरक्षण क्यों, कैसे और किस लिए जरूरी है। तो यहाँ पर इस चीजों को समझना जरूरी है।
और यहाँ से क्वेश्चन काफी राजनीतिक मुद्दे बन जाते हैं आरक्षण को लेकर के, तो लोग तमाम प्रकार की चीजें वहां पर चर्चाएं करते हैं, क्या है आरक्षण की नीति और क्या है, किस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। आजादी के बाद संविधान के तहत 3 क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। राजनीतिक संस्थाओं में, यानी आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा भाई अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन क्या करिएगा, 330 के तहत लोकसभा और 332 के तहत विधानसभा, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं 330 ए और 332 ए के तहत लोकसभा और विधानसभा की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, पूछे भी जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार। आगे हम लोग देखेंगे, इसी 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। फिर क्या, सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग SC, ST और OBC तथा अनुच्छेद 16(6) के तहत EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षण संस्थानों में अनुच्छेद 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए और अनुच्छेद 15(6) के तहत EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। ये लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है और ठीक ठाक है, इसलिए जरूरी है क्योंकि IAS, PCS और BPSC में जो लोग बच्चे मेंस लिख रहे हैं उसके बाद में इस यहाँ से क्वेश्चन इतने ज्यादा मतलब टॉपिक मिलते हैं, जुलते हैं, इसके बाद में और भी कोई बुकें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, संविधान की अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश 1950 के तहत सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। यहाँ अनुसूचित जातियों में हिंदुओं के साथ साथ सिख और बौद्ध धर्म को भी शामिल किया गया। हालांकि संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, इसीलिए पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इसको आप थोड़ा सा पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके उसमें हुआ था? इसके अनुसार बाद में जाति ही वर्ग है, अर्थात जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, इसलिए जाति को ही आरक्षण का आधार बनाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि सरकार द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसी क्रम में बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद 1963 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जाति आरक्षण का प्रमुख आधार हो सकता है, किंतु एक मात्र आधार नहीं। साथ ही केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आरक्षण ही उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण को लेकर बहुत सारे विवाद आते हैं, बहुत सारी चीजें इस समय उभर कर पहले भी आ रही थी, आज भी आ रही। इसके तहत जैसे अभी हाल फिलहाल में ये बहुत अच्छा मुद्दा उठा था कि जात जनगणना करानी चाहिए, इस चीज को लेकर के। तो ये तमाम प्रकार की चीजें यहीं से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उठकर सामने आती हैं। तो आप लोग इस चीज को जरूर समझिएगा और पढ़िएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार इस वीडियो को देखना और समझना। उम्मीद है, यकीनन है कि यह वीडियो आपकी समझदारी के लिए बेहतर होगी और परीक्षा ओरिएंटेड हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीजें साबित करके लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए 3 आयाम, 11 संकेतकों का प्रयोग किया। पहला क्या, सामाजिक पिछड़ापन 4 संकेतक, आर्थिक पिछड़ापन 4 संकेतक, शैक्षणिक पिछड़ापन 3 संकेतक। इस आधार पर आयोग ने भारत की 52% जनसंख्या को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में शामिल माना, जिसमें 44% OBC हिंदू और 8% OBC गैर हिंदू थे। आयोग ने इसके लिए 1931 की जनगणना को आधार बनाया था। इस आधार पर आयोग ने OBC के लिए 27% आरक्षण की अनुशंसा की, जिसे 1990 में BP सिंह सरकार द्वारा लागू किया गया। इसी क्रम में BP सिंह नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रावधान। OBC में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय को इंदिरा सहनीवाद मंडलवाद में चुनौती दी गई।
जहां सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय था। क्या निर्णय था उसको देखना। न्यायालय के अनुसार 335 के तहत आरक्षण देते समय राज्य को यह ध्यान देना चाहिए कि प्रशासनिक कुशलता के साथ कोई समझौता न हो, इसीलिए सामाजिक न्याय और योग्यता के मध्य संतुलन होना चाहिए। इसीलिए आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। फिर आगे क्या है, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, दिया जा सकता है। क्यों? ओबीसी में आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग क्रेमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। आरक्षण के संबंध में कैरी फॉरवर्ड नियम लागू होगा, लेकिन यह अगले वर्ष 2 वर्षों के लिए और 50% की सीमा के अंदर होगा। हालांकि 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु के 69% के आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसी प्रकार 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। तो वही 21वें संविधान संशोधन द्वारा बैकलॉग रिक्तियों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके संबंध में क्या क्या वो आए थे, इस चीज को देख लेना। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या फैसले थे, कौन कौन से वाद हैं। यमनाग राजवाद 2006 में न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण को वैध माना, लेकिन यह निर्देश दिया कि ऐसा करने के लिए अनुसूचित जाति व जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। हालांकि 2018 में जनरल सिंह वाद में न्यायालय ने मात्रात्मक आंकड़ों की प्रस्तुति के लिए छूट दे दी है, लेकिन भविष्य में ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। तो इन चीजों को यहाँ पर देखेंगे, हम लोग समझेंगे। ये आर्टिकल 16 में आरक्षण संबंधी जितने प्रावधान थे, आरक्षण का बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या क्या थे, और किस तरीके से किन किन जातियों को कहाँ कहाँ बांटा गया, कौन कौन सी कमेटी गठित हुई, किस किस मंडल आयोग के तहत में कौन से आरक्षण का प्रावधान किया गया, इन सारी चीजों को हमने देख लिया और बहुत विस्तार से देखा है। तो ये हो सकता है बोरिंग क्लास भी आपको लोगे, क्योंकि इसका जो मतलब और जो प्लेटफॉर्मों पर पढ़ाए जाते हैं उनमें इतना शायद व्याख्यात्मक तरीके से स्ट्रक्चरल चीजें नहीं बताई जाती। लेकिन ये चीजें हमने जो बताया कि ये एम लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप सर और एनसीईआरटी कंक्लूड बियर एक्ट के साथ में जो है ये नोट्स बनाया गया है। तो इसके बाद में फिर ये पढ़ने के बाद में कोई भी चीजें पॉलिटी की आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग इसी पर इस क्लास को रखते हैं। अब आर्टिकल 17-18 की बात आगे करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास लंबी भी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ा जाता है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आपसे ये आग्रह है हमारी कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारी अगली क्लास का इंतजार करें। हम जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।